31 अगस्त 1942 को जर्मनी से आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जिन्ना और सावरकर को मैं बताना चाहता हूं कि कल की दुनिया में कोई ब्रिटिश साम्राज्य नहीं रहेगा। उन सभी को आजाद भारत में एक सम्माननीय स्थान मिलेगा जो आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। ब्रिटिश राज के समर्थक आजाद भारत में विलुप्त हो जाएंगे। ये एक तरह की नसीहत थी, एक तरह की चेतावनी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जिन्ना और सावरकर को। वो जिन्ना और सावरकर को एक ही कैटेगरी में रखते हुए कहते हैं कि आप आजादी की लड़ाई के समर्थन में आगे आएं, ना कि अंग्रेजों के समर्थक बनके। 16 दिसंबर 1938 को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं बन सकता। इन दोनों ही संगठनों के सदस्य बनने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था कि हिंदू महासभा जिसके साथ सावरकर जुड़े हुए थे और मुस्लिम लीग जिसकी अगुवाई जिन्ना कर रहे थे, ये दोनों ही अंग्रेजों के समर्थक संगठन हैं। अंग्रेज इन संगठनों को पालते पोसते हैं और ये कांग्रेस का विरोध करने वाले संगठन हैं। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता कहे जाने पर आज भी विवाद होता है। बहुत सारे लोग इनकार कर देते हैं कि हम नहीं मानते कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। ये उनकी अपनी विचारधारा है, उनके अपने विचार हैं, क्योंकि ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, कोई सरकारी ओहदा नहीं है। जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है ना मानने। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। मोहनदास करमचंद गांधी को पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रकाशित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था। उसके बाद 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक बार फिर रेडियो सिंगापुर के ऊपर संदेश प्रकाशित कर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता तब कहा था जब दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके थे। बाद में भारत सरकार ने भी इसको मान्यता दी। गांधी जी के देहांत के बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित करते हुए बताया था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर तमाम लोग उन्हें नमन कर रहे हैं। हम भी करते हैं, उन्हें याद किया जा रहा है, जो जरूरी भी है। लेकिन बहुत सारे तथ्य आप लोगों के लिए जानने जरूरी हैं, जो एक आधे अधूरे सच के तौर पर आप लोगों को परोसे जा रहे हैं। लेकिन सच क्या है वो इस वीडियो ब्लॉग के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश में एक बड़ा तबका, बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है और कई संगठन ऐसे हैं जो सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा से रत्ती भर भी इत्तेफाक नहीं रखते। उनकी इसमें कोई आस्था नहीं है। वो नेताजी के प्रति आस्था का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनका सहारा लेकर किसी न किसी तरह से गांधी और नेहरू को नीचा दिखाना चाहते हैं। इसलिए इस बात पर हैरानी होती है कि सावरकर को मानने वाले लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे लगा रहे हैं। वो दूसरा ध्रुव है विचारधारा का। दोनों ही बिल्कुल अलग विचारधाराएं, क्योंकि जब नेताजी अंग्रेजी सेना के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई छेड़े हुए थे, विद्रोह किए हुए थे, तब सावरकर उसी अंग्रेजी सेना को मजबूत करने की लड़ाई छेड़े हुए थे। वो लोगों से अंग्रेजी सेना में भर्ती होने की अपील कर रहे थे। गांधी, नेहरू और नेताजी के विचारों में मतभेद थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेताजी हथियारबंद विरोध के जरिए, विद्रोह के जरिए देश को आजाद करवाना चाहते थे, जबकि गांधी सत्य, अहिंसा और शांति के रास्ते पर आजादी चाहते थे।
लेकिन दोनों ही इस बात का सम्मान करते थे कि दोनों का आखिरकार मकसद एक ही है, इस देश की आजादी। नेताजी की जन्म जयंती पर इतिहास के अगर पन्नों को पलटा जाए तो आपको कई सारे तथ्य पता चलेंगे। पता चलेगा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए ही नेताजी ने आईसीएस की नौकरी छोड़कर आजादी के आंदोलन में कूदने का फैसला लिया। वो कांग्रेस में शामिल हुए और उनका कांग्रेस में खूब कद बढ़ा। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू पार्टी के भीतर ही एक क्रांतिकारी विचारधारा के ऐसे नेता थे जिनकी पहल के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। इससे पहले कांग्रेस पूर्ण स्वराज की बात नहीं करती थी, अंग्रेज सरकार के मातहत ही अधिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी। गांधी, नेहरू और नेताजी का एक दूसरे के प्रति सम्मान कमाल का था, क्योंकि जब नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, एक अलग रास्ता बिल्कुल अपना लिया कांग्रेस से, तो उसमें भी उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के नाम पर 2 ब्रिगेड बनाई। आईएनए ने जनगण मन की धुन तैयार की थी और इसे अपना राष्ट्रगान बनाया था। आजादी के बाद भारत ने इसी को अपना राष्ट्रगान स्वीकार किया। पंडित नेहरू ने नेताजी के जय हिंद के नारे को आजाद भारत का राष्ट्रीय नारा बनाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नेताजी की आजाद हिंद फौज के सिपाही बड़ी संख्या में गिरफ्तार हो गए थे, उन्हें लाल किले में बंद कर दिया गया था, तो उनकी रिहाई का मोर्चा भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने ही संभाला। खुद महात्मा गांधी और सरदार पटेल आईएनए के सैनिकों से मिले। पंडित नेहरू, कैलाशनाथ काटजू और भूलाभाई देसाई ने सैनिकों की रिहाई के मुकदमे की अगुवाई की और अंततः आईएनए के हजारों सैनिकों को आजाद करवाया। जब देश आजाद हो गया तो जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से दी गई अपनी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच में देश के लिए कुर्बानी देने वाले सभी क्रांतिकारियों का जिक्र करते हुए सिर्फ 2 लोगों के नाम लिए थे। वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन लोगों के लिए जानने जरूरी हैं जिनको ये लगता है कि गांधी या नेहरू को छोटा किए बिना नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बड़ा नहीं किया जा सकता और गांधी नेहरू को गाली दिए बिना नेताजी का सम्मान नहीं किया जा सकता। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका रिपोर्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर दीजिएगा।